हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो रह ही गए हैं, बट एक टॉपिक रह गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वाला। वो मैं आपको थोड़े एक दो क्लासेस के बाद या नेक्स्ट वीक आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन तब तक हमने क्या करना है, हमारे जो बचा कुचा काम है एग्जाम्पल 31 में अभी शुरू करा रहा हूँ। एग्जाम्पल 31 से लेके एग्जाम्पल 69 तक करने हैं, जिसमें बनते हैं 38 एग्जाम्पल्स। ठीक है, और क्वेश्चन भी 31 से ही शुरू करना है, लेकिन 82 तक दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन बनते हैं समवॉट 52 क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारा काम हमने करना है। तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, 8 2 10 5 6 7 8 9, तो 90 क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली हमने। तो ये एक साथ तो होंगे नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो 90 क्वेश्चंस हैं, कुछ अभी इस हफ्ता तो मैं यही चैप्टर पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैं थ्योरी पे शुरू कर दूँगा, दूसरी बुक का थ्योरी। उसमें मैं थ्योरी पढ़ाता रहूँगा, उसमें होमवर्क तो मिलता नहीं है, उसमें 5-5 क्वेश्चन हम इसके कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस 90 क्वेश्चंस को हम 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और काम हो जाए। और इस हफ्ता मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, आज कल परसों 3-4 क्लासेस में करके दिखाऊंगा, ताकि प्रॉब्लम भी ना आए करने में। और जो जो आपके डाउट्स आते रहेंगे आप मेरे से शेयर करते रहोगे। अगर इसको आपने छोड़ दिया कि हम कर लेंगे, पेपरों में कर लेंगे, तो बाद में डाउट्स नहीं लूँगा, मैं पहले बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी आप साथ साथ करते रहेंगे, साथ साथ मेरे से डाउट्स 3-4 क्वेश्चन दूंगा। 3-4 क्वेश्चन में मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, वो करके हम निपटा देंगे। तो जितने एग्जांपल्स मैं कर पाऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा आपको दूंगा। बाकी आपको होमवर्क मिलते रहेंगे और आपको हर वक्त हर क्लास के बाद होमवर्क बता दिया जाएगा। एग्जाम्पल 31 काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ दिया हुआ है। तो उसके बाद उसने बोला है कि इसको इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। तो निकालना क्या है, नेशनल इनकम, मतलब NNPFC। तो पहले आपको पता है इनकम मेथड से, तो लिखा जाएगा बाय। अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है मैम को, तो आप पूरी ढंग से लिखेंगे बाय इनकम मेथड। तो पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा। इनकम मेथड हमको पता है क्या निकलता है, NDPFC निकलता है। ये बातें याद रखनी है आपने। NDPFC निकलता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस क्या था वो, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये सारा उसके अंदर आ जाता है बेसिकली, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर। अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया, प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, वो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। मिक्स्ड इनकम मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, आपने प्रॉपर ढंग से लिखना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन में देखते हैं दिया क्या क्या है, वो उस हिसाब से एंट्री करेंगे। अब ऐसा क्वेश्चन बड़ा सा आ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या लें क्या ना लें। आपको क्या लें क्या ना लें से मतलब नहीं है, इनकम मेथड ये निकलता है, ये बात याद रखनी है पहले तो आपने। अब इसमें ये फॉर्मूला लिख दो, अब जो जो इसमें फॉर्मूले में आएगा वो ले लो, बाकी छोड़ दो। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, वो आप छोड़ दो अभी, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया 35 रुपये, तो मैंने इसके नीचे डाल दिया 35। तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, उसको भी छोड़ दो। ओपनिंग स्टॉक छोड़ दो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आ गया 250 रुपये, उसको ले लो, क्योंकि ये पहले एक मेथड कर लेना। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इनकम लिख लिया, एक्सपेंडिचर लिख लिया, करना शुरू कर दिया, वो भी ठीक है, लेकिन अभी स्टार्ट आप एक एक मेथड से करो। जब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई हमको प्रैक्टिस हो गई, हमको फॉर्मूले याद हो गया, तो आप यहाँ पे इनकम मेथड करते रहो, यहाँ एक्सपेंडिचर करते रहो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। साथ साथ कर लो भाई, जिसकी एंट्री पड़ी वो वहाँ डाल दी, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको मैं बिगनर्स में अलग अलग कराऊंगा। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो। इंपोर्ट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं। रेंट का यहाँ पे काम है 75 रुपीज़ रेंट, ठीक है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन छोड़ देते हैं अभी। NIT छोड़ दो। इंटरेस्ट लिखा हो 25, इंटरेस्ट में डाल दो। तो सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, NFIA एक्सपोर्ट्स एंड प्रॉफिट दिया है 100 रुपये। तो जो जो आपको यहाँ चाहिए ना, आपने सिर्फ वो लिया, बाकी छोड़ दिया। तो पहले इन चीज़ों को आसान करने का मेथड एक है कि पहले आप फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले की चीज़ें पुट करो, क्वेश्चन खत्म। तो इसको आप ऐड कर लो, 250 प्लस 100 350 प्लस 25 प्लस 75 450 प्लस 35 485। ये क्या आया मेरे पास, NDPFC। मेरे को क्या निकालना, नेशनल इनकम। तो NNPFC क्या होती है, NDPFC। क्या फ़र्क है नेशनल और डोमेस्टिक का, तो प्लस NFIA 4। ये देखो, अगर बच्चे यहीं पे लिख लेते हैं ना, कई बार यहाँ पे लिख लेते हैं NFIA और यहाँ पे NNP लिख लेते हैं, गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है। लेकिन अभी कई बच्चे ऐसे जिनकी तैयारी नहीं हुई, इनके फॉर्मूलेज याद नहीं हुए,
तो आपको जो सिखाया गया वैसे करो, अलग लिखो, मैम को भी अच्छा लगेगा, मैम को भी क्लियर रहेगा। इंस्टेड आप एक स्टेप में कर दो, स्टेप्स के भी तो मार्क लेने हैं, तो अब इकट्ठा कर लोगे तो प्रॉब्लम उसमें बढ़ जाती है। NFI चेक कर लेते हैं, -5 दिया हुआ है। तो बाकी की चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट NIT डेप्रिसिएशन यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि ऑलरेडी नेट दिया है, ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट दिया है, तो ना डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ी ना NIT की। तो जो ज़रूरत नहीं है उसको क्यों लेना, ज़रूरती काम नहीं करना। तो आंसर आ गया 480 करोड़। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मेथड से करते हैं। यहीं पे मैं एक क्वेश्चन अलग अलग करूँगा, अलग अलग, बाकी उसके बाद मैं इकट्ठा करना शुरू कर दूंगा। अगर आपको सही लगता है आप कर लेना। बाय एक्सपेंडिचर मेथड। पहले सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे निकलती क्या है, यहाँ पे GDP MP, तो ये पता होना चाहिए। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर में ये निकलती है, इनकम मेथड में ये निकलती है। तो जो निकलती है वही निकालेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कल जो बच्चों ने होमवर्क भेजा, बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और क्वेश्चन में दिया होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। बच्चे कंफ्यूज, सर ग्रॉस डोमेस्टिक ये भी है, ग्रॉस डोमेस्टिक ये भी है, तो क्या अलग है इसमें? इसमें बेटा ये अलग है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन है, ये डोमेस्टिक फिक्स्ड कंजम्पशन। ये फिक्स्ड वर्ड जो है ना, ये चीज़ों को बदल देता है। तो जब फिक्स्ड वर्ड आ जाएगा, मैंने वीडियो में बताया था पिछली भी, तो आपको इन्वेंट्री वाला जो पॉइंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो वाला इसमें ऐड कर देना है, II। ठीक है, तो जब आपको जो दिया उस हिसाब से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ आए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें एक चीज़ और थी, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो पहले अपना बेसिक फॉर्मूला लिखो, फिर जो जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है प्राइवेट सेक्टर का, तो अलग से सिनोनिम करके भी दिया जा सकता है आपको। आपने यही सीखना है, मैं आपको जाके से होमवर्क दिया करूंगा ना, उसमें आपको अलग अलग नाम आएंगे। रिटेन्ड अर्निंग को सेविंग्स भी कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। इसके लिए आपको मैं एक पेज नंबर दूंगा बुक में, अभी देख के वहाँ पे सिनोनिम्स लिखे हैं कि अगर इनमें से कोई चीज़ है तो उनका दूसरा नाम ये होता है, यहाँ पे चेक कर लिया करो। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि मिक्स्ड इनकम छोड़ दो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दी है, तो जब ग्रॉस, अच्छा पहले गवर्नमेंट सेक्टर का डाला नहीं मैंने, 100 रुपये। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दी है तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ग्रॉस मैं फिक्स लिखता हूँ, डोमेस्टिक नहीं लिखता, एक ही बात है। इसमें क्या आना पड़ेगा, II मतलब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अभी मैंने एंट्री नहीं करी, फॉर्मूला लिखा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली नहीं दिए, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे जी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा किसी जगह नेट एक्सपोर्ट की जगह ना ये दिया होगा नेट इंपोर्ट, तो क्या करना है, अगर नेट एक्सपोर्ट मान लो, अगर नेट इंपोर्ट आपको दिया है 100 रुपये, तो आपने इसी फॉर्मूले में -100 रुपये करके लगा देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है 100 रुपये, तो आपने -100 रुपये लगा देना, वो नेट एक्सपोर्ट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है जी, ये कितना दिया हुआ है आपका, 70 रुपये। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट अभी नहीं दिया, तो आपको पता फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डालेंगे 25 रुपये माइनस ओपनिंग स्टॉक 15 रुपये। उल्टा मत करना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कभी ना करना। तो एक क्लोजिंग मैं नीचे लिख देता हूँ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, हाँ जी। एक्सपोर्ट्स है जी आपके 10 रुपये और इम्पोर्ट्स है जी आपके 20 रुपये। तो ये नेट इंपोर्ट ही हो जाता है बेसिकली। नेट एक्सपोर्ट अगर माइनस में तो नेट इंपोर्ट है वो, या नेट इंपोर्ट अगर दिया है तो वो नेट एक्सपोर्ट को माइनस में लिख दो। 450 तो ये हो गया, 25 में से 15 गया, 10 प्लस 70 80 -10 सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा 450 प्लस 80 530 -10 520 करोड़। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बच्चे यहीं पे खत्म करके आए थे कि हो गया क्वेश्चन। ये GDP MP आई है, अभी तो हमको आगे करना है काम, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये जगह बची हुई है, यहीं पे हो जाएगा काम। GDP MP निकाल आई है तो NNP निकालना है। ये किसने का NNP निकालना है, FC पे।
क्वेश्चन में लिखा है नेशनल इनकम, ये पता है आपको नेशनल इनकम होती है, तो फॉर्मूला लिखा जाएगा पहले जीडीपी एमपी। तो इसलिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको करना क्या है कि यहीं पे डेप्रिसिएशन, बच्चों को मैंने होमवर्क देखा यहीं पे डेप्रिसिएशन माइनस हो रही है, कई जगह प्लस हो रही है। अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ प्लस करनी कहाँ माइनस तो ठीक है, वरना एक ही फॉर्मूले पे स्टिक रहो। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन जी से एन के लिए, डी से एन के लिए माइनस कर देंगे एनआईटी, और सॉरी एमपी से एफसी के लिए ये कर दिया मैंने, और जी से एन के लिए प्लस कर देंगे एनएफआईए। 520 डेप्रिसिएशन दी हुई है 10 रुपये, एनआईटी दी हुई है 25 रुपये, एनएफआईए हमने यहाँ पे लिया था 5 रुपये। 520 माइनस 10 500, 10 500, ये कितना हो गया? अच्छा ये सारा माइनस में हो गया ना। 25 530 माइनस 40, तो आपने देखा ये वाला और ये वाला अमाउंट सेम आ गया, बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई है। तो किसी भी फॉर्मूले से निकालो नेशनल इनकम सेम ही आनी चाहिए। तो आपके पास एक क्वेश्चन में ये भी फ़र्क हो जाता है, अगर मान लो 2 मेथड्स दे दिए या 3 भी दे सकते हैं, तो आपको टैली होना चाहिए, नेशनल इनकम से नेशनल इनकम टैली होनी चाहिए। अगर टैली हो गई तो मतलब आंसर ठीक है, क्योंकि देखो इसमें अलग सामान लिया गया है, इसमें अलग सामान लिया गया, अलग अलग सामान लेके आंसर सेम आ गया, मतलब क्वेश्चन सही किया है हमने। एग्जाम में आंसर तो होगा ही नहीं, तो चेक करने का यही मेथड हो जाएगा कि आपने चेक कर लिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, सॉरी इलस्ट्रेशन 33, 32 आपके होमवर्क में आएगी, एग्जाम्पल 32। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो बिल्कुल सेम 31 जैसे ही है, इसलिए मैंने नहीं किया। आगे बढ़ते हैं जी, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। इसमें मैं दोनों इकट्ठे करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको पता लगे कि इकट्ठा भी हो सकता है। उससे टाइम बचता है। पहले फॉर्मूला दोनों का लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या निकलने वाली है आपकी एनडीपीएफसी। अगर इकट्ठा करना है तो मैंने जितना स्पेस छोड़ा आप ज़्यादा छोड़ना, अब आधा पेज इसके लिए और नेक्स्ट पेज पे उसको करना। जो कई बार क्या होता है, कई बार हम फंस जाते हैं कुछ निकालने में, तो हमको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो आप स्पेस उस हिसाब से छोड़ना। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। फटाफट से फॉर्मूला डालते हैं, और यहाँ पे जीडीपी एमपी निकलनी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। मेन फॉर्मूला पहले लिख दिया करो, फिर हो सकता है इसमें इसी में चेंजेस हैं, ये तो डायरेक्ट आते हैं, तो जो काम होता है इसी के अंदर होता है, और इसमें किसके अंदर होता है, इन तीनों के अंदर होता है। इन तीनों को मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, वो क्वेश्चन में देखा जाएगा क्या दिया क्या नहीं दिया। अभी बिना क्वेश्चन देखे ये लिख दिया करो, फिर उस हिसाब से चीज़ों को देखना होता है। अब एक एक करके मैं पढ़ूंगा, और जहाँ जहाँ मेरे को मन करेगा डालूंगा। पहला दिया है प्राइवेट फाइनल, आप भी साथ साथ पढ़ते रहो। पहला दिया है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहाँ डाल देते हैं, बुक को हाथ में पकड़ लेते हैं, 2000। नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, हमको पता है कैपिटल फॉर्मेशन वर्ड यहाँ पे आता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो। तो यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन एक चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे इससे अभी इसको साइड पे रखते हैं, क्योंकि नेट को हमको ग्रॉस में चेंज करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में दिया है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको पता है वो यहाँ पे आता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमको ग्रॉस चाहिए, हमको ग्रॉस नहीं मिला, या तो रफ में निकाल लो GDCF, या फिर यहाँ डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। मैं रफ में निकाल देता हूँ आपको। तो नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो ये नेशनल, सॉरी ये नेट डोमेस्टिक ही होगा, क्योंकि इसमें नेशनल नहीं लिखा। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दिया है, तो यहाँ पे NFIA का काम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये नेट डोमेस्टिक वर्ड नहीं दिया तो अपने आप समझना डोमेस्टिक ही होगा। अगर नेशनल दिया होता तो दिया होता, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक चलता है। तो NDCF दिया, वो आपको पता है, GDCF माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो आंसर आएगा। तो नेट दिया है आपको, और ये काम आप यहाँ भी कर सकते हो, ये ऐड करने वाला ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हो आप NDCF प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको प्लस पता लग गया क्या आना है, तो जैसे पता लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप, पर यहाँ पे अगर करोगे फॉर्मूला ज़रूर लिखना, बिना फॉर्मूले के आपने पैसा डालना ही नहीं है। तो ये दिया 400, और ये आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर भी करके दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ब्रैकेट में दिखा दो, नीचे दिखा दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
GDCF तो निकालना ही है। डेप्रिसिएशन लास्ट पॉइंट दिया है 100 रुपये, और ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ भी कहा था ऐड होगा, एक ही बात है। या तो अब रफ में ऐसा निकाल लो, या फिर आप इसके नीचे फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। मैंने रफ में निकाल लिया, तो मैं सीधा अमाउंट डाल दूंगा जी 500 रुपये। आप अगर इसका सोल्यूशन देखोगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, उन्होंने डायरेक्टली कर दिया। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एक बार डेप्रिसिएशन ऐड होनी है, बाद में माइनस होनी है। क्योंकि माइनस क्यों होनी है, क्योंकि फिर आप ग्रॉस से नेट में दोबारा जाओगे नेशनल इनकम के। तो उन्होंने फिर पहले ऐड करो, यहाँ पे ये 100 रुपये यहाँ पे ऐड करो, फिर बाद में माइनस करो, उन्होंने इसलिए इग्नोर कर दिया। लेकिन हमारे पास अभी इतना तेज़ दिमाग नहीं आया, और ना ही हम ऐसे करेंगे। हम अपने एक ही फॉर्मूले पे स्टिक रहेंगे, ताकि प्रॉब्लम कंफ्यूजन ही ना हो, आंसर गलत आने के चांसेस ही ना हो। डायरेक्टली कभी मत करना। मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, फिर से प्राइवेट फाइनल डाल दिया, नेट कैपिटल फॉर्मेशन डाल दिया, चेंज इन स्टॉक। अगर मेरे को कैपिटल फॉर्मेशन मिल गया है, तो मैं चेंज इन स्टॉक को क्या करूँ। मेरे को फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता तो मैं चेंज इन स्टॉक के बारे में कुछ सोचता, लेकिन चेंज इन स्टॉक को इग्नोर, जो मेरे को इग्नोर करने हैं मैं साइड पे लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। पिछले क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक को इग्नोर नहीं किया गया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड वाला दिया था कैपिटल फॉर्मेशन, या अब फिक्स नहीं दिया। जब फिक्स दोगे तो स्टॉक लोगे, जब फिक्स नहीं है तो स्टॉक भी नहीं होगा। आगे रेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, 1900। तो ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है कि सर कभी यहाँ पे कर रहे कभी यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला ये आपकी मर्जी है, हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, हम 3 मेथड भी साथ साथ करवा देते हैं एक बार। ये इसमें डाल दो, उसमें हमें ईजी लगता है कि ऊपर से पढ़ते रहो, जो जहाँ डालना है वहाँ डालते रहो, तो हमें ईजी लगता है। अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है कि ये करें वो करो, आप पहले इसको कंप्लीट कर लो छटाई करके, फिर इसको कंप्लीट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दिया जी रेंट कितना दिया है, 200 रुपये। फिर दिया जी इंटरेस्ट 150 रुपये। फिर दिया जी ऑपरेटिंग सरप्लस। अब जब ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि रेंट डाल दिया था मैंने, इंटरेस्ट डाल दिया, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों का इकट्ठा जो होता है वो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। तो मैं सीधा लिख दूंगा 720 ब्रैकेट में ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने कहा ना फॉर्मूला पैसा डालते हैं नाम जरूर लिख लो। तो यहाँ पे मैंने क्या इग्नोर करा, और रेंट इग्नोर करा और इंटरेस्ट इग्नोर करा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया। तो चीज़ें कन्फ्यूजन घर पे ना हो, क्योंकि होमवर्क में मेरे को दिख रहा है कई बच्चे लेते हैं कई बार नहीं लेते। पहले मैंने रेंट लिया था, इंटरेस्ट लिया था, अगर मेरे को प्रॉफिट भी दिया होता मैं ले लेता तो मेरा काम चल जाता। लेकिन जब डायरेक्टली ये दे दिया तो ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा, ये भी इग्नोर हो जाएगा। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी बाद में देखते हैं। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये क्या होता है? एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपको याद हो, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी होता है, ये हम कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में लेते हैं, ज़रूर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये वर्ड दे दिया तो हम उसको छोड़ देंगे। तो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू, एम्प्लॉयर्स दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और इसमें फ़र्क भी होता है, एम्प्लॉयर का अलग होता है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर भी करता है वो कंपनसेशन एम्प्लॉय ही होता है, और एम्प्लॉय भी करता है वो भी कंपनसेशन एम्प्लॉय में गिना जाता है। बेसिकली वो यहाँ पे ना आके वो आपकी इसमें आ जाता है, रिटेन्ड अर्निंग्स प्रॉफिट का पास होता है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देंगे 100 रुपये को। नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ जी, नेट एक्सपोर्ट्स डाल देते हैं 20 रुपये। अगला दिया नेट फैक्टरिंग इनकम, उसको छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया 600 रुपये। तो जैसे जैसे चीज़ें मिली मैंने डाल दी। मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं दिया हुआ है, और मिक्स्ड इनकम नहीं दिया, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये हो गया 19 + 7 20 करोड़ NDPFC। और NNPFC के लिए हम क्या करेंगे, NDPFC में से NFIA ऐड कर देंगे, ताकि NNPFC, डोमेस्टिक और नेशनल का फ़र्क बता रखा है मैंने आपको। और NFIA दिया है जी -20, तो आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ गया। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 26 + 5 31 3120 करोड़। ठीक है, आगे आते हैं। NNPFC के लिए GDPFC MP आ गया है, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, माइनस करेंगे NIT, प्लस करेंगे NFIA।
डेप्रिसिएशन हमने यहाँ भी माइनस की थी और यहाँ पे दोबारा से माइनस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस की थी बेसिकली, इधर 100 प्लस हुआ था और माइनस, तो इसलिए बुक में लिखा नहीं हुआ। तो आपको बुक के मेथड से करने भी नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया। बुक में डायरेक्टली सब चीज़ किया हुआ है, तो एग्जाम में डायरेक्टली कैसे करोगे। 400 प्लस, तो ये 500 माइनस करते हैं 2620, 2620 में से 20 माइनस कर दो तो 2600। तो आप देखो ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट आपका ऑलरेडी सेम आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी, इतना कुछ इग्नोर करने वाला था जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। ये इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी ये कैपिटल फॉर्मेशन दे दी, फिक्स नहीं दी, फिक्स दी होती तो ये लेते। ये दोनों इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया था। ये इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी सीओई पूरा दिया हुआ है, अगर सीओई पूरा ना दिया होता तो फिर ये भी मैं लेता। आगे चलते हैं। 34 आप लोग का होमवर्क है क्योंकि वो इजी है, जैसा मैंने ये कराया था 35 मैं करा रहा हूँ। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा हो चुके मैं कराऊँ, और बाकी मुझसे भी ज़्यादा जितना मैं कराऊँगा उससे डबल ट्रिपल आपने घर पे करना है, क्योंकि मैं सिर्फ 3-4 क्लास दूंगा न्यूमेरिकल्स की, उसके बाद आपके थ्योरी शुरू करा दूंगा और न्यूमेरिकल्स अगले थ्योरी में चलता रहेगा साथ साथ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 35 देखना शुरू करो। इसमें कम से कम 20 आइटम्स दिए हैं। अब 20 आइटम्स में से हमको कितने आइटम्स चाहिए, 5 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। हो सकता है कि इसके अंदर कोई फॉर्मूला बन जाए, जैसे से दिया जाएगा वैसे से किया जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस, अगर तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल जाता है तो आप सैलरीज, वेजेस, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह जो होता है वो इग्नोर कर देंगे। और आपको अगर ये नहीं दिया तो आपको सारा लेना पड़ेगा। तो मैंने पूरा एक नज़र मार ली क्वेश्चन पे, ये आपको कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ नहीं दिया तो आपको सैलरीज एंड वेजेस लेनी पड़ेंगी। तो या तो एक काम करो, यहाँ पे COE अलग से निकाल लो सारा को सर, या फिर यहीं पे आप कर लो। तो सैलरीज एंड वेजेस तो लेनी पड़ेंगी, तो उसका नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैम ये बोलेगी ये अमाउंट आया कहाँ से। अमाउंट डालने से पहले नाम लिखो ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। और इसको हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ की जगह पे लिखा जा रहा है। आगे ट्रांसफ़र पेमेंट बाय गवर्नमेंट। अच्छा, जो मैं यहाँ पे इग्नोर लिख रहा हूँ ये आपने नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ ताकि घर पे होमवर्क करने में प्रॉब्लम ना आए। तो ट्रांसफ़र पेमेंट हम नहीं लेते। मैं आपको जो रोज़ 5-5 आइटम देता हूँ ना, वो इसीलिए देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि क्या चीज़ लेनी क्या चीज़ नहीं लेनी। ये नॉट इंक्लूडेड होती है और ये आपने नहीं लिखना, ये आपको सिर्फ बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आगे लिखा है जी क्वेश्चन में रेंट। हमको पता है रेंट यहाँ पे देना, तो अभी इस ब्रैकेट को थोड़ा सा छोड़ दे, क्या पता इसमें कुछ और आए। तो रेंट की जगह हम सीधा अमाउंट डाल देंगे। क्या करें, एक काम करते हैं पर ये लंबा हो जाएगा। चलो रेंट की जगह अमाउंट डाल देते हैं, क्योंकि रेंट हमने ऑलरेडी लिख दिया है 132। तो मैं रेंट की जगह यहाँ पे अमाउंट डाल रहा हूँ। क्यों यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें सामान ज़्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। सब्सिडीज़ को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। जो जब छोड़ देते हैं उसको टिक कर लिया करो। जो इग्नोर कर दिया, एक काम करा करो, जो इग्नोर करते हैं उसको क्रॉस कर दिया करो। और जो आपने छोड़ना है, जो आपको लगता है बाद में काम आएगा, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बाद में काम आए, उसको टिक कर लो कि हमने अभी लिया नहीं पर बाद में लेंगे। सब्सिडीज़ को टिक कर लो कि अभी बाद में लेंगे। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स इन काइंड, अब ये कंपनसेशन ऑफ वर्कर, कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ में आएगा लेकिन काइंड में, तो कंपनसेशन इन काइंड, तो ये भी यहाँ पे लिख दिया इस ब्रैकेट में मैंने, क्योंकि काइंड में मैंने कहा था इसमें क्या, कैश में, काइंड में, या फिर किसी भी फॉर्म में। फिर है जी आपका डेप्रिसिएशन को भी टिक कर दो, बाद में लिखेंगे। नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द, नेट इंक्रीज इन फैक्टर मतलब NFI दिया है, इसको भी टिक कर लो, बाद में देखेंगे। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट की जगह मैं ये रेंट आ गया जी आपका, ये इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। और ये एरो आपने नहीं लगाने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दिया है तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही है। तो मेरे को लाइन वाइज पढ़ना ठीक लगता है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो पर्सनल और प्राइवेट एक ही बात हो जाती है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अगर आपको याद हो प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स किसका हिस्सा है, प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का हिस्सा हम लिख रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। मैं इसमें अमाउंट नहीं डालूंगा क्योंकि हो सकता है कुछ और भी आए, प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दिया। इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड किस में आती है, मिक्स्ड इनकम में, तो इसको यहाँ पे लिखा है
तो इतना ब्रैकेट छोड़ देते हैं और यहाँ पे मिक्स्ड इनकम आ जाएगी आपकी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता इतना ब्रैकेट छोड़ना, क्योंकि प्रॉफिट में गिनती की चीज़ें आती हैं एक दो, तो जो आएंगे वो यहाँ लिख देंगे। इसमें ज़्यादा सामान आता है तो मैंने बड़ा ब्रैकेट छोड़ा इसके लिए, ठीक है। तो मैंने रेंट यहाँ पे डाल दिया, इंटरेस्ट यहाँ प्रॉफिट के लिए ब्रैकेट चल रहा है, और मिक्स इनकम मैंने यहाँ पे डाल दी। मैंने एरो इसलिए डाला था कि आपको समझ आ जाए। आगे आ जाओ जी। टोटल हमने 13 आइटम कर ली। 14th आइटम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग का ही पार्ट होता है। तो मैं आपको सिनोनिम्स वाला पेज भेजूंगा। रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ही बात होती है। डिविडेंड भी इसके अंदर ही आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेट एक्सपोर्ट में फॉर्मूला, या फिर यहाँ पे लिख लो आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्सपोर्ट की वैल्यू डाल सकते हो आप। एडिशन टू स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक, आपको पता है स्टॉक का काम कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। तो अभी इसको मैं टिक करके रखता हूँ, क्या पता ये पूरा दिया हो तो मैं पूरा डाल दूंगा, नहीं तो देखते हैं। एडिशन टू स्टॉक, एडिशन टू स्टॉक कितना दिया हुआ है? 7 रुपया। देखते हैं अभी। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, तो ये आ गया सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैंने पिछली बार यहाँ लिखा था, इग्नोर किया था क्योंकि पूरा ये वाला पैसा दिया हुआ था। अब नहीं दिया तो सारा लेना पड़ रहा है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो गया। ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब ये ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया था, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन वगैरह वगैरह नाम दिए होते हैं, एक ही बात होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। क्यों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? क्योंकि ये फिक्स्ड वर्ड आ गया। जब फिक्स्ड वर्ड आ गया तो आपको पता है कि ऐसे आएगा, ठीक है। अब सारा कुछ मैंने डाल दिया क्वेश्चन में, इग्नोर करने वाली आइटम ये मिली मेरे को। अभी और भी आइटम मैंने टिक कर रखी है, हो सकता है बाद में काम आए। अब मैं अमाउंट डालता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस 1997, ये क्या था? काइंड वाला ये रहा 95। अच्छा, एक आप कौन और भी कर सकते हैं कि अमाउंट डाल दो ब्रैकेट में लिख दो आप, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया कंपनसेशन इन काइंड, तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, पर नाम ज़रूर लिखना। और लास्ट में ESSC है, सोशल सिक्योरिटी वाला जो था पैसा, वो कहाँ है आपका? उसमें क्या होता है, बार बार क्वेश्चन देखने में तो टाइम बच जाता है। 54, ठीक है। प्लस इसको ऐड कर लेते हैं, 2 और 2 4 और 13 और 9 21। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया हुआ जी? 10 रुपया। रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, 26 रुपया। डिविडेंड दिया हुआ है 201 और ये 264। अब इसको सबको ऐड करना है, इसमें माइनस वाली कोई चीज़ है ही नहीं, फटाफट से ऐड करते हैं। 1997 95 54 214 10 26 201 264 2861 आ रहा है, देखते हैं। अभी तक तो हमारे आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आए थे। आई थिंक ये भी सही है, अगर नहीं आएगा तो हम देख लेंगे। ये मैंने अमाउंट लिखा है, अच्छा अमाउंट मत लिखा करो। NFI हमने देखा था क्वेश्चन में ना, अलग नाम से दिया था, लिखा था नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम। तो नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम एक ही बात होगी। इंक्रीज है ना तो मतलब प्लस में, डिक्रीज होता तो माइनस में कर देते। 2861 प्लस 52 करके आ गया 2913। 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, एक बार दोबारा चेक करते हैं। 10 रुपये का फ़र्क नहीं आना चाहिए, 10 रुपये का फ़र्क सही है, हमारी गलती है। ये 224 था, कैलकुलेशन मिस्टेक है, पर कंसेप्ट ठीक है हमारा। हमने जो चीज़ लेनी है कुछ नया ऐड नहीं करना। ये 2871 है, ठीक कर लेना, ठीक है। और ये अब आ जाएगा 2923 करोड़, ठीक है।
अब आ जाते हैं इसमें सब कुछ हमको पता ही है, इसको ऐड कर लेते हैं 1805 प्लस 574। इसकी एंट्रीज डालनी है बेटा अभी 100 रुपये। चेंज इन स्टॉक में आ जाएगा, एडिशन में स्टॉक है तो 7 रुपये ऐड किए जाएंगे। 900 में से 323 माइनस कर देते हैं 577, तो सारा कुछ हमें मिल गया है। 577 प्लस 107 प्लस 2379 3063 आ गया। ठीक है, अब अपना मेन काम NNPFC वाला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि आपको ऑलरेडी आ गया है, बार बार लिखने का फ़ायदा नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस करने लगा हूँ, कितना दिया था डेप्रिसिएशन, स्टार्टिंग में मैंने टिक किया था ये 81, ये क्या है डेप्रिसिएशन, मैं बोल रहा हूँ साथ साथ। फिर इसमें NIT माइनस होगी, NIT डायरेक्टली नहीं दी तो IT माइनस सब्सिडी करनी पड़ेगी। IT दिया है 200 रुपये, सब्सिडी दिया हुआ है 89 रुपीज़, फिर प्लस NFI ये है, NFI 52 था। तो जो बाहर निकल के आ चुका है वो क्वेश्चन में क्या ढूंढना, तो क्वेश्चन की स्पीड बनानी 10 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए। 3063 कैलकुलेशन करते हैं, -81 माइनस 200 प्लस 89 प्लस 52, तो 2923 बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। ये भी और ये भी मैच कर गया। तो 35 तक हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स किए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, वेट करो। एग्जाम्पल 32, एग्जाम्पल 34 और क्वेश्चन के लिए आ गया क्वेश्चन 31 से लेके 39। अगर आप बोलोगे सर आपने कहा था 5-5 क्वेश्चन दोगे, 5-5 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन तब मिलेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी का स्टार्ट करेंगे और तब के एग्जाम्स भी आगे होंगे, तब आपको होमवर्क कम हो जाएगा। अभी आपने थॉरली यही चैप्टर की तैयारी करनी है क्योंकि थोड़े दिन बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो एग्जाम से पहले कम से कम 90 क्वेश्चन है, 80 तक 70 तक 50-60 कुछ तो कर लो ताकि आपके एग्जाम देने लायक हो जाओगे। ठीक है, बाकी तो ये चैप्टर चलता ही रहता है। ये चैप्टर मतलब ये मत सोचना कि 90 तक क्वेश्चन करके चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी आपको 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिला करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और 9 क्वेश्चन आपको मिले हैं, टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसके जो भी आपके डाउट होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डाउट प्लस आगे का काम कराया जाएगा।